हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 विच इज हिस्टोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट। देखो, तुम फोर्थ स्टैंडर्ड से हिस्ट्री को पढ़ते आ रहे हो। तुमने फोर्थ में पढ़ा छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास। 8 9 तक तुम आते आते तुमने पूरी इंडियन हिस्ट्री को स्टडी किया। बट फाइनली यू हैव गॉट अ चांस टू स्टडी हाउ टू राइट हिस्ट्री। तुम सीखने वाले हो हिस्ट्री को कैसे लिखा जाता है, हिस्ट्री को लिखने को क्या कहते हैं, कौन से लोग होते हैं जो हिस्ट्री लिखते हैं। ये सारी चीजें आज की इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है, तो जल्दी से शुरुआत करते हैं। सो अपने चैप्टर का नाम है हिस्टोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट। आओ देखते हैं इस चैप्टर में हमें कौन सी चीजों को कवर करना है। सबसे पहले हम करेंगे इस चैप्टर के बेसिक विच इज हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड। हिस्टोरिकल रिसर्च के मेथड कौन से है, यानी कि स्टेप्स ऑफ राइटिंग हिस्ट्री। और अगले बार यानी कि आगे हम कवर करेंगे मेथड्स एंड डिसिप्लिन्स ऑफ हिस्ट्री, यानी कि सिंपल भाषा में हिस्ट्री की कौन सी ब्रांचेस है। उन सारी ब्रांचेस को हम जानेंगे, उनकी थोड़ी थोड़ी स्टडी करेंगे और उन सारी ब्रांचेस को हिंदी में क्या कहते हैं और इन्हें अच्छे से एक्सप्लेन भी करेंगे। आगे हम देखेंगे इस चैप्टर का 1.1 विच इज ट्रेडिशनल हिस्टोग्राफी। हिस्ट्री पुराने जमाने में कैसे लिखी जाती थी, कैसे पुराने जमाने की हिस्ट्री थी। फिर हम देखेंगे 1.2 विच इज मॉडर्न हिस्टोग्राफी, अभी नए जमाने में हिस्ट्री कैसे लिखी जाती है। एंड इस वीडियो के लास्ट में हम देखेंगे साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन यूरोप, यानी हिस्ट्री को यूरोप में लिखना कैसे शुरू किया गया और हिस्ट्री को कैसे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का यूज करके लिखा गया, जो कि सबसे अच्छी बात थी। सो आइए चैप्टर को जल्दी से शुरुआत करते हैं और ये जानते हैं व्हाट इज हिस्टोग्राफी। आपको ऊपर दिख ही रहा होगा हिस्टोग्राफी क्या है। इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन अपने बुक में दी गई है विच इज द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव बाय क्रिटिकली एग्जामिनिंग इट कॉल्ड एज हिस्टोग्राफी। यानी कि अगर हम किसी हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में लिखना चाहे तो पहले हमें उसको क्रिटिकली एग्जामिन करना होगा, एनालिसिस करना होगा, क्या ये सच में सही है, क्या ये झूठ है। ये सारी चीजों को जानने के बाद अगर हम उसे एनालिसिस करके अच्छे से सीक्वेंस वाइज लिखते आए तो उसे कहेंगे हिस्टोग्राफी, यानी राइटिंग ऑफ हिस्ट्री। और ऐसे क्रिटिकली एग्जामिन करके एनालिसिस करने वाले बंदे को हिस्टोरियन कहते हैं, यानी कि जो हिस्ट्री को इस पद्धति से लिखता है, इस तरीके से लिखता है, उसे कहते हैं हिस्टोरियंस। देखो, यूजुअली बोर्ड्स में ये क्वेश्चन आया कि व्हाट इज हिस्टोग्राफी, बट ये नहीं पूछा गया व्हाट इज अ हिस्टोरियन, हु इज अ हिस्टोरियन। सो हो सकता है इस बार ये पूछे कि हु इज अ हिस्टोरियन। तब आपको लिखते आना चाहिए कि जो बंदा हिस्ट्री को क्रिटिकली एनालिसिस करके लिखे उसे कहते हैं हिस्टोरियन। ठीक है, फटाक से आगे बढ़ते हैं। अच्छा, चैप्टर में डेवलपमेंट इन द वेस्ट क्यों लिखा गया है, क्योंकि आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हिस्टोग्राफी की वेस्टर्न साइड में कैसे डेवलपमेंट हुई थी, कैसे यूरोप में हिस्ट्री को लिखते आए थे। सो इसलिए डेवलपमेंट इन द वेस्ट लिखा गया। सो आइए अब जानते हैं हाउ टू ओके लेट अस सी हाउ हिस्ट्री इज रिटन। ओके, मान लो हमें लिखना है किसी युद्ध की हिस्ट्री, यानी कोई वार हुआ था और उसकी हिस्ट्री मुझे लिखनी है। सो कौन सी स्टेप्स को मुझे फॉलो करना होगा। सबसे पहले करनी होगी हिस्टोरिकल रिसर्च, उस वॉर के बारे में जानना होगा। सो वॉर के बारे में कैसे जानेंगे, इसके बारे में छोटा सा आपको चार्ट आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है, जिसको मैंने पीपीटी में सजाया है। सो उस चार्ट को हम एक बार देख लेते हैं। ये वो चार्ट जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है और इसमें लिखे वो सारे स्टेप्स जो हमें फॉलो करनी है। स्टेप नंबर 1, फॉर्मुलेटिंग क्वेश्चंस। उस इवेंट के बारे में क्वेश्चंस पूछो रिसर्च करते हुए, जैसे इवेंट कैसे हुआ, इवेंट किसकी वजह से हुआ, आखिर ये युद्ध हुआ है, सो ये किन दो पार्टनर मतलब किन दो पार्टीज के बीच में है, ऐसे सारे रिलेवेंट क्वेश्चंस को पूछो। स्टेप 2, अंडरस्टैंडिंग टाइम एंड स्पेस। ये पता करो कि वो इवेंट कब हुआ और हुआ तो किस जगह हुआ, इसे कहते हैं अंडरस्टैंडिंग टाइम, कब हुआ और स्पेस किस जगह हुआ। स्टेप नंबर 3, कलेक्टिंग हिस्टोरिकल सोर्सेस। आपके पास जितने भी हिस्टोरिकल सोर्सेस है, आपके पास जितने भी मतलब ऐसी जगह है जहाँ से आप हिस्टोरिकल सोर्स कलेक्ट कर सकते हैं, उन सारे हिस्टोरिकल सोर्सेस को कलेक्ट करो। हिस्टोरिकल सोर्सेज जैसे न्यूज़पेपर, फोटोग्राफ, मैप, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल रेफरेंसेस, ये सारी चीजों को कलेक्ट करो ताकि आप उस वॉर के बारे में, उस इवेंट के बारे में और जान पाओ। स्टेप नंबर 4, अब आपने सारे उन सोर्सेस को कलेक्ट किया है तो अब ये पहचानो कि क्या वो सोर्स रियल है, क्या वो ओरिजिनल है, या बस उनमें कुछ भी चीजें लिखी है वो फेक है। इन सारी चीजों को देखो, क्या वो ओरिजिनल है, मतलब वो रिलायबल है, क्या आप उस पर भरोसा कर सकते हो क्या, ये आइडेंटिफाई करो। और जब आपको पता लग जाए कि हाँ ये सारे सोर्स मैंने कलेक्ट किए हुए सही है, सो उन्हें पढ़ो। स्टेप नंबर 5, उन्हें पढ़ो और अपने मन में उसे एक बार कहानी की तरह देखो। एक हाइपोथेसिस क्रिएट करो, यानी कि एक सोच क्रिएट करो, एक थिंकिंग क्रिएट करो कि हाँ शायद ऐसे ऐसे हुआ रहेगा, तब जाके वो पूरा वॉर हुआ। यानी कोई दो बंदे होंगे, उनमें तू मैं हुई होंगी, वो डिस्कस कर रहे होंगे कि कांग्रेस आएगी कि बीजेपी आएगी और उनमें होगा युद्ध कि कौन आएगा।
और इस तरह वो युद्ध बढ़ता गया। यानी कि ऐसे एक स्टोरी बनाओ और फिर उसको सीक्वेंस वाइज लिखो। स्टेप नंबर 6, उसको सीक्वेंस वाइज लिखो और इस तरह तुम हिस्ट्री लिख लोगे हिस्टोरिकल रिसर्च करके। कितना इजी था ना। तो आओ इसको एक बार छोटा सा करके रिवाइज करते हैं। ओके, स्टेप नंबर 1 क्या थी? मेकिंग क्वेश्चंस ऑन द इवेंट, यानी कि इवेंट कैसे हुआ, किसकी वजह से हुआ। दूसरी थी अंडरस्टैंडिंग टाइम एंड स्पेस, कब हुआ और कहाँ पर हुआ। तीसरी थी कलेक्टिंग इन हिस्टोरिकल रिसोर्सेस, यानी कि जैसे न्यूज़पेपर, मैप, फोटोग्राफ, ये सारी चीजें। चौथी थी वेरीफाइंग इफ द सोर्स वी कलेक्ट आर ओरिजिनल। पांचवी थी फॉर्मिंग अ प्रेडिक्शन टू मेक अ सीक्वेंस स्टोरी, एक सीक्वेंस स्टोरी बनाने के लिए एक अपने मन में ही स्टोरी बना। ओके, चौथी थी रीडिंग, एग्जामिन एंड राइटिंग द हिस्ट्री। ठीक है, समझ गए, यही थी सारी स्टेप। अब देखो, अगर इस इतनी इजी चीज को और इजी बनाना है, सोर्सेस इकट्ठा करना और इजी बनाना है, तो जरूरी है कि हम समझे हिस्ट्री की ब्रांचेस कौन सी थी। और यही आपको आगे टेक्स्ट बुक में दिया गया है कि हिस्ट्री की कौन सी ब्रांचेस थी। आओ तो स्टडी करते हैं हिस्ट्री को, सारी ब्रांचेस जो स्टडी करना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सो ये है वो सारी ब्रांचेस जो हमें पढ़नी है। सबसे पहली ब्रांच आर्कोलॉजी एंड इपिग्राफी। व्हाट इज आर्कोलॉजी, व्हाट इज इपिग्राफी? कौन से हार्ड हार्ड शब्द दे दिए? देखो बहुत इजी है। जैसे कुछ हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स जमीन में धंस जाते हैं, भूकंप भूकंप आ जाए तो, और उन्हें बाद में हम ढूंढते हैं, ऐसे चीजों को कहते हैं आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स यानी हिस्टोरिकल चीजें जो बहुत दिनों बाद मिली, जो बहुत पुरानी है, ऐसे चीजों की स्टडी करना ही आर्कोलॉजी है। देखो हमें बहुत सी हिस्टोरिकल चीजें मिलती है, जैसे हिस्टोरिकल मैप्स, हिस्टोरिकल लेटर्स, हिस्टोरिकल फोटोग्राफ्स, हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स। इन सारी चीजों की स्टडी करना और इन सारी चीजों से हिस्ट्री का पता लगाना ही आर्कोलॉजी है। अगर मुझे किसी राजा के कपड़े मिल जाए तो उन कपड़ों से मैं जान सकता हूँ वो राजा कैसा दिखता होगा, कैसी वेशभूषा में रहता होगा, उसे कैसा रहना पसंद होगा, वो राजा बैगी कपड़े पहनता था या टाइट फिट कपड़े पहनता था। ये सारी चीजें मैं जान सकता हूँ, राजा जेनजी था या राजा मिलेनियल था। ऐसा मैं जान सकता हूँ किसी राजा के अगर मुझे कपड़े मिल जाए तो। अगर मतलब अभी के राजा, पहले तो राजा बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनते थे। ठीक है, अगली ब्रांच कौन सी थी हिस्ट्री की? अगली ब्रांच थी आर्किवल साइंस। देखो आर्किवल साइंस क्या है? हिस्ट्री के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, हिस्ट्री के लेटर्स, हिस्ट्री के फोटोग्राफ्स से हिस्ट्री की स्टडी करना। अगर मुझे कोई हिस्ट्री का फोटोग्राफ मिल जाए तो मैं उस हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में पता लगा सकता हूँ, ऑफ कोर्स। तो यही है आर्किवल साइंस। अभी पढ़ते हैं मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी। हिस्ट्री में कई ऐसे लोग थे जो अपने हाथों से इतिहास लिखते थे, नहीं तो अपने हाथों से किसी हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में लिखते थे। कुछ ऐसे लोग थे जो रोज अपनी दिन के बारे में लिखते थे, दिनचर्या लिखते थे। वो अपने हाथों से लिखे गए डॉक्यूमेंट्स को कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स, मतलब जो इंसानी हाथों से लिखे गए हो। और इन मैन्युस्क्रिप्ट्स में बहुत सारी हिस्ट्री छुपी हुई है, और इसी मैन्युस्क्रिप्ट के वजह से मिली गई हिस्ट्री को कहते हैं मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी। ठीक है, अब अगली ब्रांच की ओर बढ़ते हैं, जो कि है न्यूमेरिस्टिक, यानी कि स्टडी ऑफ कॉइन। भाई ये सिक्कों की पढ़ाई करके कैसे हिस्ट्री पता लग रही है यार? बहुत इजी। देखो पहले के जमाने में यूरोप में सिक्कों पर उनके किंग के फोटो छपे हुए रहते थे। यानी कि अगर मुझे कोई यूरोप का 1947 का सिक्का मिल जाए तो मैं पता लगा सकता हूँ 1947 में यूरोप का किंग कौन होता। यानी कि है ना, सिक्कों से पता लग रही है हिस्ट्री भाई। इसलिए द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज आल्सो इम्पोर्टेंट, एंड इसी स्टडी ऑफ कॉइन को कहते हैं न्यूमेरिस्टिक, और ये भी हिस्टोरी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है। अगली ब्रांच की ओर बढ़ते हैं, विच इज लिंग्विस्टिक। थोड़ा सा एक मतलब एक अंदाजा लगाओ, लिंग्विस्टिक्स से क्या पता लग रहा होगा? लैंग्वेज, स्टडी ऑफ लैंग्वेज, स्टडी ऑफ लेटरिंग स्टाइल, यानी कि हैंडराइटिंग से भी हिस्ट्री पता लगती है। अभी के बच्चे कर्सिव लिखते हैं भाई, तब के बच्चे थोड़ी कर्सिव लिखते थे। तब कोई और लैंग्वेज होगी, तब कोई और सिविलाइजेशन होगा। सो मैं उस राइटिंग से उस सिविलाइजेशन के बारे में भी पता लगा सकता हूँ ना। सो इसी ये कहते हैं स्टडी ऑफ लिंग्विस्टिक, यानी स्टडी ऑफ लेटरिंग स्टाइल, जिससे कि हिस्ट्री का पता लग सकता है। अगली और लास्ट ब्रांच है जेनोलॉजी, यानी कि वंशज की स्टडी करना। पहले अकबर आया, बिरबल आया, बाबर आया, ये आया, वो आया, और इसी वंशज से हम भी हिस्ट्री का पता लगा सकते हैं। सो यही भाई हिस्ट्री की सारी ब्रांचेस थी, और यहाँ होता है इस चैप्टर का बेसिक खत्म। अभी बढ़ते हैं मेन पार्ट, कैसे हिस्ट्री को लिखा जाता है। चैप्टर को शुरुआत करते हैं, ये जानते हैं कि पहले हिस्ट्री कैसे लिखी जाती थी। बढ़ते हैं 1.1 विच इज ट्रेडिशनल हिस्टोग्राफी। देखो ट्रेडिशनल हिस्टोग्राफी क्या होती है, इसे जानते हैं। तो क्या होता था पहले जमाने में, हमारे पास कोई कंप्यूटर नहीं थे, इतने फोटोग्राफ्स नहीं थे, मैप्स नहीं थे, तो हिस्ट्री को कैसे लिखा गया पुराने जमाने में? तब तो लोगों को लिखना भी नहीं आता था, तब शायद लोगों को इंग्लिश नहीं पता होगी, तब लोग बोल नहीं पाते होंगे, मतलब आदिमानव होंगे ना, उनकी कोई भाषा नहीं होगी। उस समय हिस्ट्री को कैसे लिखा गया? उस समय लोग केव में पेंटिंग्स बनाकर रखते थे, ऐसे स्टोन से ऐसे कार्व करके रखते थे, ड्राइंग्स बनाते थे, पिक्चर्स बनाते थे, और
ऐसी बहुत सी चीजें करते थे जिससे हिस्ट्री रिफ्लेक्ट हो। उसी का ये एग्जाम्पल है एक इंस्क्रिप्शन, जो कि सबसे पुराना इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। आपको फोटो में दिख रहा है ना, नीचे देखो, एक मिनट, यही है वो सबसे पुराना इंस्क्रिप्शन। और कहा जाता है कि ये इंस्क्रिप्शन 4500 B.C.E का है, यानी बहुत पुराना है। और चलो एक चांस देता हूँ, इस इंस्क्रिप्शन को देख के एक अंदाजा लगाओ इस पे क्या पेंट किया गया है, मतलब क्या काव किया गया है, सॉरी, चलो अंदाजा लगाओ। तो चलो मैं बताता हूँ। इसमें एक सैनिकों की फौज दिख रही है, उनके सामने उनका बॉस, उनका जनरल खड़ा है, जो पूरी फौज को आगे लेकर जा रहा है। उन सब के हाथों में लंबे लंबे भाले हैं, और नीचे कुछ ऐसे लोग दिखाए जा रहे हो जो है शायद अंडरग्राउंड जा रहे हैं, ये तो मैं भी नहीं पता लगा पा रहा हूँ। बट एक फौज को दिखाया गया है कि मतलब हो सकता है किसी युद्ध के बारे में स्टोन पर कार्व किया गया हो। कितना अमेजिंग है ना। तब पेपर और पेन नहीं थे तो लोगों ने पत्थरों पे हिस्ट्री लिख डाली, देखो है ना। इसे कहते हैं ट्रेडिशनल हिस्टोग्राफी। हिस्ट्री लिखने की पुराने, मतलब पुराने तरीके। इसमें और भी तरीके आते हैं, यानी कि मुंह से कहानियां बताना। आपको वो रैबिट और वो कछुए की कहानी पता है? आपके दादाजी ने शायद आपको बताई होगी, या फिर आपके मम्मी पापा ने बताई होगी। वो कहानी कितने पीढ़ियों से आगे बढ़ती हुई आ रही है, जस्ट बिकॉज लोग उसे कहते हैं, उसे सुनाते हैं। सो हिस्ट्री को सुनाकर भी आगे बढ़ाया जा सकता है। ये भी हिस्ट्री को लिखने का, हिस्ट्री को बताने का एक अच्छा तरीका है। इसके बाद थे सॉन्ग्स। हिस्टोरिकल सॉन्ग अभी भी चलते आ रहे हैं। जैसे आपने अगर महाराष्ट्र में रहते हो, आपको भुलाबाई के गाने पता होंगे। और जैसे वो खिड़कीत जाओ खिड़कीत होता बाबू, ये वाला भी एक बहुत फेमस गाना है। मतलब हिस्टोरिकल सॉन्ग्स है जो आगे से पीछे बढ़ते आ रहे हैं, सॉरी पीछे से आगे बढ़ते हुए आ रहे हैं। सो ये भी एक अच्छा तरीका है। इसके बाद था मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी। मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी भी हिस्ट्री का एक बहुत ही अच्छा ये है। तब लोग पत्तों पे या फिर स्टोन्स पे, या फिर अगर कुछ ना मिले तो ऐसा पेड़ को काट के पेड़ पे लिख डालते थे भाई। मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी अपने हाथों से लिखी गई हिस्ट्री। हिस्ट्री को कोई भी हाथों से लिख देते थे, कार्व करते थे। केव पेंटिंग इसका बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें क्लॉथ पर भी लिखा जाता था, कपड़ों पर लोग हिस्ट्री लिख के रखते थे। एंड मैं एक बार हैदराबाद गया था। सो लोगों ने अपने घरों पर, वहाँ के मतलब जो पुराने घर थे कई जो बचा के रखे थे सरकार ने, अपने घरों पर अपने वंशज का इतिहास बताया। यानी उनके जो परदादा थे उन्होंने जो ब्रेवरी का काम किया था। किसी घर पे ये बना हुआ है कि उनके परदादा जी ने शेर को मारा था, तो शेर को मारते हुए ऐसा इंसान बनाया गया है। यानी कि लोग घरों पर भी इतिहास को बनाते थे, है ना मजेदार। सो इसी को हम ट्रेडिशनल हिस्टोग्राफी में पढ़ते थे। इसी के कुछ एग्जाम्पल आपके बुक में लिखे हैं, जो मुझे पता थे वो मैंने आपको बताया। अब भी जानते हैं व्हाट इज मॉडर्न हिस्टोग्राफी। मॉडर्न हिस्टोग्राफी इससे बहुत ही ज्यादा अलग है, क्योंकि मॉडर्न हिस्टोग्राफी के हैं 4 कैरेक्टरिस्टिक्स जिनको फॉलो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आइए जानते हैं। पहला क्राइटेरिस्टिक है साइंटिफिक मेथड। मॉडर्न हिस्टोग्राफी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है। यानी कि मॉडर्न हिस्टोग्राफी पूरी लॉजिकल है। यहाँ पर कुछ भी फेकम फाकी नहीं चलेगी। यहाँ पर सारी चीजें साइंटिफिक होगी, सारी चीजें लॉजिकल होगी। ओके। और इस मॉडर्न हिस्टोग्राफी की शुरुआत होती है रिलेवेंट क्वेश्चन पूछने से। ऐसे क्वेश्चन जो लॉजिकल हो। चलो एक एग्जांपल मान लेते हैं। जैसे हमें पता है कि एक रैबिट था, टॉर्टोइस था, उनके बीच में रेस लगी। अगर इसे मॉडर्न हिस्टोग्राफी में लिखना है तो क्या हम लिख सकते हैं? साफ जवाब है नहीं, क्योंकि लॉजिकल नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या सच में कोई रैबिट आके कोई टॉर्टोइस से पूछ सकता है कि भाई तू मेरे साथ रेस लगाएगा? नहीं है ना लॉजिकल, तो इसे लिखा ही नहीं जाएगा। पहले ही स्टेप में कट भाई। हाँ ठीक है। दूसरी स्टेप क्या है? साइंटिफिक प्रिंसिपल्स तो लगा लिए, अब आगे क्या करना है? चलो किसी युद्ध के बारे में लिखना है जो सच में हो चुका है। सो आर्थोपोसेंट्रिक दूसरी कैरेक्टरिस्टिक। ये जो हमने रिलेवेंट क्वेश्चन पूछे, यानी कि जो लॉजिकल सवाल पूछे, वो इंसानों के बारे में होना चाहिए, या फिर वो 2 कैरेक्टर्स के बारे में होना चाहिए जो स्टोरी में है। और इसमें किसी भी तरह किसी सुपर का पावर का जिक्र नहीं होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि वो टॉर्टोइस को किसी सुपर पावर ने उठाया, उठा के फेंक दिया और टॉर्टोइस रेस जीत गया। ऐसा नहीं हो सकता। पूरा रियल लॉजिकल होना चाहिए, तभी जाकर आप मॉडर्न हिस्टोग्राफी लिख सकते हो। तीसरा है एविडेंस बेस्ड। यानी कि जो भी आप सवाल पूछ रहे हो, जो भी उसके जवाब दे रहे हो, उसके कोई ना कोई प्रूफ होने चाहिए, उसके कोई ना कोई एविडेंस होने चाहिए। जैसे आपने वो शाहजहां और मुमताज के बारे में सुना होगा। इन दोनों की स्टोरी सही होने का क्या एक एविडेंस है? वो है ताजमहल। ताजमहल को देख के आप उनकी हिस्ट्री बता सकते हो। ताजमहल को देख के मैं शाहजहां और मुमताज कौन थी बता सकता हूँ। तो ताजमहल एक एविडेंस हुआ ना। ऐसे ही वो कोई टॉर्टोइज और रैबिट वाले कहानी का एविडेंस मिल गया, कोई फोटो मिल गई, कोई मैप मिल गया, तो उस कहानी को भी मॉडर्न हिस्टोग्राफी में लिखा जाएगा, उसे भी सच माना जाएगा। अभी तो वो बस एक ऐसा मन गढ़ंत कहानी जैसा है, उसको मॉडर्न हिस्टोग्राफी में नहीं लिख सकते।
और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है ह्यूमन जर्नी रिप्रेजेंटेशन। आप मॉडर्न हिस्टोग्राफी के मदद से ह्यूमन जर्नी का एक ग्राफ प्रेजेंट कर सकते हो। बस यही था मॉडर्न हिस्टोग्राफी के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। चलो मॉडर्न हिस्टोग्राफी के तुम्हें सोर्सेज भी बता देता हूँ। सो क्यों पेंटिंग, स्टोरी टेलिंग, पुराने सॉन्ग्स, मैन्यूस्क्रिप्ट और बेलाइट्स एक्सेट्रा, ये मॉडर्न हिस्टोग्राफी के कैरेक्टरिस्टिक सॉरी मॉडर्न हिस्टोग्राफी के सोर्सेस है। और ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैंने आपको बताया, आपके टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन है एक्सप्लेन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी। सो ये जो मैंने बताया ये सारा एक आंसर बन सकता है, इसलिए चलो फटाक से एक और बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले साइंटिफिक मेथड, चीजें लॉजिकल होनी चाहिए। मॉडर्न हिस्टोग्राफी में साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का यूज किया गया है, रिलेवेंट क्वेश्चंस को पूछा जाता है। दूसरा, रिलेवेंट क्वेश्चन जो पूछे गए वो आर्थ्रोपोसेंट्रिक होने चाहिए, यानी कि वो इंसानों पर बेस्ड होने चाहिए, उसमें किसी भी डिवाइन या फिर सुपर पावर का जिक्र नहीं होना चाहिए। तीसरा, कि ये जो सारे क्वेश्चन पूछे हैं इनको रिलायबल यानी भरोसेमंद सर्च एविडेंस के मदद से सपोर्ट किया जाता है। चौथा, कि इस मॉडर्न हिस्टोग्राफी की मदद से हम मैनकाइंड जर्नी का एक ग्राफ प्रेजेंट कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक विच इज 1.3 साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन यूरोप। साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन यूरोप, यूरोप में क्या हुआ आइए जानते हैं, और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ते हैं। देखो क्या हुआ, यूरोप में लोग साइकोलॉजी और साइंस के साइकोलॉजी नहीं, सॉरी गलती हो गई भैया। यूरोप में लोग फिलोसॉफी और साइंस में बहुत ज्यादा रिसर्च कर चुके थे, बहुत ज्यादा तरक्की कर चुके थे। और एक दिन कुछ स्कॉलर्स की मीटिंग में हिटी, वो बात करने लगे कि यार भैया हमने साइंस में तो बहुत तरक्की कर ली है, हमने फिलोसफी भी बहुत जान ली है, अभी हम ये सोच रहे हैं कि क्या हम साइंटिफिक मेथड्स का यूज करके हिस्ट्री को पढ़ सकते हैं। ऐसा उनके मन में ख्याल आया और वहां से ही शुरुआत हुई गॉटिंगन यूनिवर्सिटी की। 1737 में इस्टेब्लिश हुई ये यूनिवर्सिटी। यहाँ पर हिस्ट्री पढ़ने का एक अलग डिपार्टमेंट है। ये ऐसी दुनिया की नहीं, शायद यूरोप की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी बनी जिसमें हिस्ट्री के लिए एक अलग डिपार्टमेंट को रखा गया था। यहाँ पर अलग अलग स्कॉलर्स आए और उन्होंने हिस्ट्री को स्टडी किया। ये ऐसी पहली यूनिवर्सिटी बनी और इसके बाद से यूरोप में कई ऐसी यूनिवर्सिटी आई जहाँ पर हिस्ट्री को एक अलग डिपार्टमेंट की तरह लिया गया। एंड इस यूनिवर्सिटी के वजह से शुरुआत हुई हिस्टोग्राफी विद साइंटिफिक मेथड्स, यानी कि जो भी मैंने आपको मॉडर्न हिस्टोग्राफी अभी बताई वो मॉडर्न हिस्टोग्राफी की शुरुआत इसी यूनिवर्सिटी की वजह से कहीं ना कहीं हुई थी। और यहाँ से शुरुआत हुई हिस्ट्री को लॉजिकली साइंटिफिकली लिखने की। यहाँ से हिस्ट्री बस एक कहानी नहीं बल्कि एक्चुअल एक सब्जेक्ट बनकर रह गया। और आज इसी यूनिवर्सिटी के तहत और ऐसे ही बहुत सारी रिसर्च के तहत हमें एक हिस्ट्री एक इंडिपेंडेंट एक अलग सब्जेक्ट की तरह पढ़ाया जाता है। और इस यूनिवर्सिटी के बाद से हिस्ट्री को भी बहुत ज़्यादा महत्व मिलने लगा। बहुत सारी अलग अलग थेरीज हुई, अलग अलग डिस्कवरीज हुई। एंड इसी यूनिवर्सिटी के बाद आए बहुत से ऐसे महान महान स्कॉलर जिन्होंने हिस्ट्री को एक नई उड़ान दी, हिस्ट्री को एक नई पहचान दी और हिस्ट्री को लिखना जारी रखा। और उनके कई ऐसे नाम हैं, उन सब को हम जानेंगे, उन सारी मेथड्स को हम समझेंगे जो उन हिस्टोरियंस ने यूज़ की और हिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे अगले वीडियो में। सो इस वीडियो को लाइक करो, वीडियो पसंद आया हो तो एक छोटा सा कमेंट करो कि क्या सच में मैंने आपको अच्छे से समझाया। बाकी मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। अभी मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ तो चलो जल्दी जल्दी बाय बाय।